हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसएससी जेईई एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि इसका जब एग्ज़ाम हुआ तो कल ही इसका आंसर की अपलोड कर दिया गया है। तो आंसर की के बाद कितना कट ऑफ रह सकता है, विभिन्न डाटा और विभिन्न फैक्ट के माध्यम से इस वीडियो में जानने वाले हैं। और कट ऑफ कम रहने का वैलिड रीज़न क्या हो सकते हैं उसे जानेंगे। और कई लोगों के मन में संदेह है कि जिनका सिलेक्शन जो भी जेएसएससी जेईई के कैंडिडेट्स हैं और अगर उनका सिलेक्शन जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में हो गया है तो क्या वे सीटें जो है बैकलॉग में चली जाएगी। तो इसका आंसर हालांकि यहीं पर देते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि बिल्कुल मन में संदेह हटा दें कि वे सीटें बैकलॉग में चली जाएंगी। क्योंकि जेएसएससी के द्वारा जब भी डीवी लिस्ट निकाले जाते हैं या तो 1.25 मल्टीपल्स में निकाले जाते हैं या फिर 1.5 मल्टीपल्स में निकाले जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है जेएसएससी के द्वारा क्योंकि कई लोगों का सिलेक्शन अदर एग्ज़ाम्स में हो जाते हैं तो वे नहीं आ पाते हैं, और कई लोग डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर जितना सीट होती है उससे ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है जेएसएससी के द्वारा। और अगर चांसेस बनते हैं कि बैकलॉग में चले जाएगी तो निश्चित तौर पर जेएसएससी के द्वारा एक्स्ट्रा डीवी लिस्ट भी निकाले जाते हैं। तो इसका चांसेस बिल्कुल भी नहीं के बराबर है कि वे सीटें बैकलॉग में चली जाएगी। इससे कट ऑफ कम होगा, बस यही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में जो है किस शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम जो है कई शिफ्ट में हुआ है तो निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन होने वाले हैं। और हालांकि सभी शिफ्ट में क्वेश्चंस का लेवल मेंटेन में रखा गया था, लेकिन कुछ शिफ्ट को थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उनको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो जानेंगे विभिन्न डाटा के माध्यम से कि आखिर किस डेट की एग्ज़ाम को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को बता दूं कि जेएसएससी जेईई का जब एग्ज़ाम हो रहा था तो मैंने सेंटर पर जाकर पहले दिन से ही लोगों का रिव्यू लेना स्टार्ट कर दिया था। और लोगों के बारे में जान रहे थे कि यहाँ पर कितना फेयर तरीके से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, या फिर लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, या फिर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कितना वहाँ पर एब्सेंट रह रहे हैं, या फिर अटेंडेंस कितना रह रहा है। तो इन सभी के बारे में मैंने जानने का कोशिश किया था और वीडियो भी पब्लिश किया था उसके संबंध में। तो आइए उन सभी डाटा के आधार पर इस वीडियो में प्रत्येक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सही है। पेपर 1 में आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मैंने तो जितना हो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई। अच्छा 85। और पेपर 2 में आपने कितना अटेम्प्ट किया है? पेपर 2 में ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो ये मतलब क्वेश्चन हार्ड था उसमें? क्वेश्चन सही थी, बट अच्छा। पता नहीं मेरे लिए तो मॉडरेट टू टफ था। क्वेश्चन बहुत टफ था। हेलो, क्वेश्चन बहुत टफ था अभी तक। जब मैं एग्ज़ाम का रिव्यू ले रहा था तो कई फैक्ट हमारे सामने आए थे, जैसे कि जब भी लोग एग्ज़ाम देकर आ रहे थे तो उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और वे जो है अपना मार्क्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा कर बोल रहे थे। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे कि हमने 460 नंबर का 460 मार्क्स हम ला सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब यहाँ पर एग्ज़ाम देकर लोग निकलते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और काफ़ी ज़्यादा उन्हें लगता है कि क्वेश्चंस हमने काफ़ी ज़्यादा सही किए हैं और माइनस मार्किंग मैंने बहुत ही कम किया है। तो जब वे सोचते हैं कि हमारे मार्क्स जो है 460 के करीब आ सकते हैं, तो जब वे घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैंने कई सारी गलतियां भी कर दी है। और लोगों से पूछने के बाद ये भी पता चलता है कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वो 400 नंबर पर आ जाते हैं। और जब आंसर की पब्लिश कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर 350 के आसपास लोग आ जाते हैं। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर एग्ज़ाम से निकलते हैं और जब आंसर की पब्लिश किया जाता है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाए जाते हैं मार्क्स में। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक डाटा लिया है, लगभग 1000 कैंडिडेट्स लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर सिविल इंजीनियरिंग ओनली हार्ड शिफ्ट अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि हार्ड शिफ्ट आपके अकॉर्डिंग कौन सा है। तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर इस पर वोटिंग किया था 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को 26% लोगों ने वोटिंग किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं 31 अक्टूबर को 23% लोगों ने वोटिंग किया है और 3 नवंबर को 19%। तो हालांकि आप सभी को बता दूं कि जितने भी डेट में एग्ज़ाम लिए गए थे क्वेश्चंस को मेंटेन रखा गया था और एवरेज क्वेश्चंस रखे गए थे ताकि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। लेकिन फिर भी माना जा सकता है कि 23 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को अन्य की अपेक्षा कंपैरेटिवली इनको फ़ायदे मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक और पोल किया गया था कि सिविल ओनली, यानी कि सिविल ब्रांच के लोगों को केवल यहाँ पर पोल में हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर ये भी डिस्क्लेमर दे दिया गया था कि जो गलत मारेगा उसका घर वाला का कसम।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि ये सिर्फ एक डाटा है, एग्जिट पोल समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 35% लोगों ने वोटिंग किया था कि लेस देन 320, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने कहा कि 320 से कम हमारे मार्क्स आ रहे हैं। और उसके बाद 10% लोगों ने कहा कि 320 से 340 के बीच में हमारे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चंस का लेवल या फिर जो लोगों ने एग्ज़ाम का रिव्यू दिया था, या फिर मैंने 20-25 दोस्तों से बात किया था एग्ज़ाम के बारे में कि उनका कितना आंसर की के बाद मार्क्स आ रहे हैं, तो और लोगों ने जितना यहाँ पर पोलिंग किया था उनसे भी डाटा के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है जेएसएससी जेईई सिविल ब्रांच के लिए। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सिविल ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा सीटें थी जो मैकेनिकल हैं या फिर इलेक्ट्रिकल हैं, उन सभी के मुकाबले। तो रॉ मार्क्स के यहाँ पर आधार पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके मार्क्स जो हैं जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, 370 से 380 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें पोस्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि 350 से 360 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी चांसेस बन सकती हैं जेएसएससी जेईई में सिलेक्शन के लिए या फिर डीवी लिस्ट में आने के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करें तो 340 से 350 मार्क्स, और एससी कैटेगरी के लिए 325 से 335 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी के लिए 335 से 345 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो ये सेफ स्कोर माना जा सकता है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में इधर उधर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल की। तो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल की लगभग सीटें समान थी, तो इसमें ज़्यादा वेरी नहीं करने वाले हैं। तो रॉ मार्क्स के आधार पर जानने वाले हैं कि सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 460 से 470 आपके सेफ स्कोर हो सकते हैं डीवी लिस्ट में आने के लिए आपका नाम। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 430 से 440 मार्क्स आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 420 से 430, एससी कैटेगरी के लिए 400 से 410 और एसटी कैटेगरी के लिए 400 से 410, इन दोनों का ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो अगर आपके मार्क्स जो हैं इतना के अंदर अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इसे सेफ स्कोर मान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, लोगों के साथ शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।